चलिए फिर से स्वागत करते हैं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर हितेश वी परमार पर। आपके 12th का चैप्टर चल रहा था इवोल्यूशन, 7वां चैप्टर, ठीक है। उसके 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, इस चैप्टर का पूरा नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो ओरिजिन वाला पार्ट लगभग आपका खत्म हो गया कि ओरिजिन में किस किस चीज का ओरिजिन। पहला तो अर्थ कैसे आई, तो बिग बैंग थ्योरी समझा दी। उसके बाद अर्थ पर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया, तो वो चीज भी आपको बता दी थी। और उसके बाद चल रहा था आपके ओपेरिन एंड हार्डिन की थ्योरी। तो ओपेरिन और हार्डिन ने बताया कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। केमिकल्स का सर्कुलेशन हुआ, फिर समुद्र में जीव आया, पहली कोशिका आई, ठीक है। ये सब कुछ समझा दिया था। तो इस ओपेरिन और हार्डिन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसके फेवर में कुछ वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किया और बताया कि ओपेरिन और हार्डिन सही कह रहे हैं। तो कुछ में से अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक थे और उसमें एक वैज्ञानिक आते हैं मिलर, ठीक है। तो आपके आंसर मिलर का एक्सपेरिमेंट भी दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहते सवाल भी। चलिए तो अब समझते हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है, अच्छे के लिए परिवर्तन क्या कहलाता है, इवोल्यूशन, चेंज फॉर बेटरमेंट, दैट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। चलिए अब आते हैं केमिकल इवोल्यूशन। किस पे आते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी, ओपेरिन एंड हार्डिन ने। ओपेरिन एंड हार्डिन ने कैसे बताया कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया, किसने बताया, ओपेरिन एंड हार्डिन ने। अब दूसरे वैज्ञानिक इसके पक्ष में क्या दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंसेस दे रहे हैं कि हाँ वो सही कह रहे थे, ओपेरिन हार्डिन सही कह रहे थे, ठीक है। अब क्या था, ओपेरिन एंड हार्डिन ने बताया कि जब कौन सी पुरानी आदिम पृथ्वी थी, कौन सी आदिम पृथ्वी थी, उस पर क्या था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है। इस अनुपात में उपस्थित थी, क्या कम क्या था, अमोनिया, ज्यादा क्या था, मीथेन और हाइड्रोजन, 2:1:2। इस रेशियो में उपस्थित थे, क्या थे, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इस रेशियो में उपस्थित थे कि हाँ जी सर। और क्या थी, जल वाष्प, ठीक है सर थी। अब हम टेम्परेचर कितना लिया, 800 डिग्री। टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था, फिर भी हमने कितना ले लिया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर ही क्या है, ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी का सोर्स। वहां पे तो एनर्जी के स्रोत क्या थे, बिजली चमक रही थी, वोल्केनिक इरेक्शन, ज्वालामुखी फट रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी का सोर्स हमारे पास एक ही है, क्या, टेम्परेचर, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक, इनसे क्या हुआ, इनसे इनके जब टेम्परेचर दिया गया तो ये यौगिक आपस में क्या हो गए, ये यौगिक आपस में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाए, ठीक है। जैसे मिलर के एक्सपेरिमेंट में आपके बने एमिनो एसिड्स, क्या बने, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स किसके मतलब यूनिट होती है, एमिनो एसिड होती है प्रोटीन की यूनिट, किसकी, प्रोटीन की यूनिट। अब कौन से एमिनो एसिड बने, आपके एनसीईआरटी ने नहीं बताया कि कौन से एमिनो एसिड बने, मैं बताता हूं। चलिए, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल, हिंदी माध्यम, एस्पार्टिक अम्ल 3 बने। कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक अम्ल। याद रखोगे, याद रहेगा जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या कौन से बने, फिर से बोलते हैं, देखिए, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है। क्या बने, 3, क्या बने, 3 बने आपके अमीनो एसिड। जब यही प्रयोग अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से किया तो उन्हें अलग अलग, जैसे अन्य वैज्ञानिकों को क्या मिला, शुगर मिली आपकी, फैट मिली और नाइट्रोजन बेस मिली, ठीक है। क्या मिली, शुगर मिली, फैट्स मिली, नाइट्रोजन बेस। देखिए हमारे बॉडी में मुख्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। तो प्रोटीन तो किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड तो मिलर से मिल गए, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड और नाइट्रोजन बेस, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। तो लगभग सारे घटक बने कि नहीं बने, जी सर बन गए, बन गए। तो मतलब क्या ओपेरिन हार्डिन सही कह रहे थे, जी सर। तो ओपेरिन हार्डिन के फेवर में है क्या, अपोजिट में, बिल्कुल फेवर में। कौन है फेवर में, मिलर के एक्सपेरिमेंट और कुछ दूसरे वैज्ञानिकों के भी एक्सपेरिमेंट। अब इधर आ जाइए, तीसरे पे आ जाइए, तीसरी स्लाइड पे। तीसरी स्लाइड हमारी क्या कह रही है, अब क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने तो मान लिया ये चीज। अब कई बार जब धरती पे उल्का पिंड गिरते हैं, आकाश गंगा से कोई दूसरा ग्रह का कोई छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी के आकर गिरता है तो उसको बोलते हैं उल्का पिंड। जब उल्का पिंड पृथ्वी पे आकर गिरते हैं, जब उनका निरीक्षण किया जाता है तो उन पर भी यही गैसेस पाई जाती है। इसका मतलब वहां भी अभी तक इवोल्यूशन चल रहा है, केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ओपेरिन एंड हार्डिन बिल्कुल ही सही कह रहे थे इनके निरीक्षण के भी। अब बात आती है कि जब क्या हुआ, तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ आपके, केमिकली इवोल्यूशन हुआ। केमिकली जब आपका केमिकल इवोल्यूशन हुआ तब क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था तब जब फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट कोशिकीय जीव, पहला प्रथम कोशिकीय जीव आया होगा, वो संभवतः क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफ, रसायन स्वपोषी, हिंदी माध्यम, रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी का मतलब क्या, रसायन स्वपोषी का सब नहीं विषम, सॉरी,
रसायन विषम कोशी रहा होगा, कीमो हेटेरोट्रॉप रहा होगा, कीमो हेटेरोट्रॉप, ऑटोली कीमो हेटेरोट्रॉप रहा होगा, क्या होगा, कीमो हेटेरोट्रॉप रहा होगा। क्यों रहा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में खाना बना हुआ है तो आप बनाया खाओगे कि खुद बनाओगे, नहीं सर के बना बनाया है, तो कीमो हेटेरोट्रॉप। क्या जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था तो मैंने बताया था कि समुद्र में बहुत सारा क्या पड़ा था, केमिकल्स पड़े थे, तो जब बना हुआ पड़ा है तो क्यों मेहनत करेंगे, ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे तो जो पड़ा हुआ है उसी को हमने क्या कर दिया, खाना शुरू कर दिया। तो प्रथम जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा वो क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो हेटेरोट्रॉप, फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप, फिर फोटो हेटेरोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है, बीच ये क्या था, फोटो ऑटोट्रॉप है, ठीक है, रहा होगा, समझ में आ गया, यस सर। फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब तक जो चल रहा था आपके, क्या चल रहा था, अब तक जो चल रहा था आपके, क्या चल रहा था, अब तक जो चल रहा था आपके, तो क्या चल रहा था, हाँ जी ठीक है, अब तक जो चल रहा था वो था ओरिजिन का पार्ट, इसका ओरिजिन मतलब इस अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया, ये था ओरिजिन का पार्ट। अब आते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है उद् विकास, या फिर और अच्छे से बोले तो कार्बनिक उद् विकास। कार्बनिक मतलब क्या, लिविंग, जीवित जो ऑर्गेनिज्म आज हैं उनका इवोल्यूशन या उद् विकास कैसे हुआ, वो कैसे बने, अब इस थ्योरी में पढ़ेंगे, किसमें, इसमें। तो इसका नाम है कार्बनिक उद् विकास। क्या नाम है, कार्बनिक उद् विकास। अब उद् विकास हुआ है तो माने कैसे कि उद् विकास हुआ है, ऐसे ही मान लेंगे, कोई भी कह देगा माने नहीं, हम साइंस के स्टूडेंट है, वैज्ञानिक तथ्यों पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, वैज्ञानिक फैक्ट्स पे, साइंटिफिक फैक्ट्स मानेंगे। साइंटिफिक फैक्ट्स क्या कहते हैं, चलिए, तो अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं, आपकी एनसीईआरटी ने अलग अलग प्रकार के प्रमाण दिए, एविडेंसेस दिए। सबसे पहला आता है पेंटेनोलॉजी मतलब जीवाश्मी अध्ययन, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके समजात मतलब शरीर का तुलनात्मक अध्ययन, शारीरिक का, फिर आते हैं भ्रौणिकी, फिर आते हैं अवशेषीयन, अलग अलग प्रकार के आपके उदाहरण दिए हैं, अलग अलग प्रकार के प्रमाण दिए हैं। तो सबसे पहला प्रमाण आता है आपका पेंटेनोलॉजी। पेंटेनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पेंटेनोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाती है, जीवाश्मी विज्ञान। इसके अंदर किसका अध्ययन होता है, फॉसिल्स का। अब फॉसिल्स क्या होते हैं वो बताते हैं। देखिए मानव यो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके कठोर भाग, जैसे मानव में दांत और हड्डियां, पेड़ में उसका तना और तना, ठीक है, तो ये होते हैं उसके कठोर भाग। तो कठोर भाग क्या हो जाते हैं, जब कोई जीव मरता है तो उसको एक लेयर के ऊपर लेयर मिट्टी की जम जाती है और धंस जाता है, या तो उस जीव का वहां क्या रहेगा, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट मतलब चिन्ह रहेंगे, कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ चिन्ह चिन्ह। जैसे ये पत्ती थी तो पत्ती का सिर्फ निशान रह गया वहां पे, किसमें, किसी पहाड़, किसी भी मिट्टी के नीचे सिर्फ क्या रह गया, ये चिन्ह चिन्ह, या तो ये, या फिर कोई पत्ती के सिर्फ वेन्स या फिर तना तना रह गया, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के दांत और हड्डियां, ठीक है, कहीं दबी धसी मिल गई तो उनको बोलेंगे जीवाश्म। क्या बोलेंगे, जीवाश्म, या तो फुटप्रिंट होंगे या फिर कुछ भाग होंगे, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, तो दोनों को ही क्या बोलेंगे, जीवाश्म। क्या बोलेंगे, जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या है, कैसे, आगे चलिए, जीवाश्म का आयु निर्धारण, ठीक है, अब जीवाश्म आपने पता तो लगा लिया, पर जीवाश्म कितना पुराना है वो कैसे पता करेंगे कि जीवाश्म सर कितना पुराना है, जीवाश्म कितना पुराना है उसका पता करने के लिए अलग अलग प्रकार की आयु निर्धारण की विधियां होती है। क्या होती है, आयु निर्धारण की विधियां। अब सबसे एक तो सापेक्ष मेथड होता है जिसमें नॉर्मल से ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए क्या होता है कि मान लो ये आपकी अर्थ की लेयर्स है, अर्थ की लेयर्स है, एक आपको यहाँ जीवाश्म मिला, एक यहाँ पे जीवाश्म मिला, तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो मान लेंगे कि ये नया वाला है, क्या, ये न्यू वाला है और ये ओल्ड है, ये इसको बोलते हैं सापेक्ष विधि या सापेक्ष विधि, रिलेटिव मेथड, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, आप बुद्धि लगा सकते हो कि ये नीचे दबाए तो ये लेयर बनी है और ये लेयर पहले बनी है, तो ठीक है, आगे समझ में, ये लेयर पहले बनी है इसका मतलब ये नया वाला और ये पुराना वाला, ठीक है, ये पहले दबा होगा ये बाद में दबा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले पे चलिए, अगला क्या कहता है, अगली आपकी विधियां हैं अलग अलग प्रकार की, 2 से 3 विधियां दी गई हैं। क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं जो अपने आइसोटॉप्स रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपनाते हैं एक और कार्बन डेटिंग का भी, देखिए हाँ, कार्बन
कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन 14 वो एक निश्चित समय बाद नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है। कार्बन 14 किसमें बदलता है? नाइट्रोजन 14 में, ठीक है। कार्बन 14 बदलता है नाइट्रोजन 14। ये होता है आइसोटोप चेंज। क्या होता है? आइसोटोप चेंज। अपने समस्थानिकों में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो और इसका हाफ लाइफ होता है 5730 वर्ष। कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं, ये बहुत कम है, क्योंकि जीवाश्म तो लाखों वर्षों पुराने हो सकते हैं। फिर इससे तो मुश्किलात हो जाएगी। इससे तो सिर्फ 5000 या फिर 10,000 इतना ही हम ज्ञात कर पाएंगे। क्या आगे ज्ञात कर पाएंगे? नहीं, मुश्किल होगी। और जीवाश्म तो लाखों वर्षों पुराने हो सकते हैं कि जी सर हो सकते हैं। जब लाखों वर्षों पुराने जीवाश्म होंगे, जब लाखों वर्षों पुराने जीवाश्म होंगे, क्या लाखों वर्षों पुराने जीवाश्म होंगे, तब ये डेटिंग काम नहीं आएगी। इसलिए हम और इससे आगे चलते और आगे वाला मेथड देखते। आगे वाला मेथड क्या है? सापेक्ष बता दिया, ठीक है। आगे वाला मेथड है यूरेनियम विधि। क्या नाम है? यूरेनियम। यूरेनियम भी एक प्रकार का कंपाउंड होता है, ठीक है। यूरेनियम और ये है ठीक है। यूरेनियम U238 P207 में चेंज हो जाता है, ठीक है। 207 में चेंज होता है, एक निश्चित समय में चेंज होता है। अब देख लेते हैं कि कितनी मात्रा चेंज हो गई है। कि मान लो इतनी मात्रा इतने समय में चेंज होने की, तो मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करके हम पता लगा लेते हैं कि कितने समय में कितना चेंजेस हो गया है। जितना चेंजेस हुआ है, जितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यही परिवर्तन बता देगा कि उसकी कितना पुराना जीवाश्म है, ठीक है। जीवाश्म कितना पुराना कैसे पता करेंगे? ये यूरेनियम है और ये P207 है। अब ये कितनी मात्रा इसकी चेंज हुई। अब दूसरा है पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम 40 आर्गन 40 में चेंज होता है। पोटेशियम 14 ऑर्गन 14 में चेंज होता है, ठीक है। पोटेशियम 14 किस में चेंज होता है? ऑर्गन 14 में, ठीक है। तो ऑर्गन 14 में, और इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है। हाफ लाइफ क्या होता है? बहुत स्लो, बहुत लंबा इसका हाफ लाइफ लाखों में वर्षों में होता है। तो ये कार्बन डेटिंग से बेहतर है, क्योंकि इसका हाफ टाइम ज्यादा है। जिसका हाफ टाइम ज्यादा वो धीरे धीरे सही होगा, तो उसे नापना आसान होगा, उससे ज्यादा पुराने जीवाश्मों को नाप सकेंगे। चलिए, अब आती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या होता है कि रेडियो एक्टिव अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो कोई भी चीज अस्थायी है तो समय के साथ स्थायी होने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? समय के साथ स्थायी होने की कोशिश करेगी। जब समय के साथ स्थायी होने की कोशिश करेंगे तो रेडियो एक्टिव पदार्थ किसमें बदलने की कोशिश करते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव। ये भी एक निश्चित समय में और निश्चित मात्रा में परिवर्तित होते हैं। क्या? निश्चित समय में निश्चित मात्रा में रेडियो नॉन रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव अस्थायी से स्थायी हो जाता है। अब वो कितनी मात्रा चेंज हुई उसके अनुसार समय का गुणा करके ये पता लगा लेते हैं कि एक निश्चित समय में, क्या एक निश्चित समय, उससे ये पता लगा लेते हैं कि वो कितना चेंज हुआ। अब देखिए क्या होता है ना, अर्थ है ये, मान लो इधर देखो, ये आपकी अर्थ, इसमें लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4 लेयर। मान लो कि यहाँ से आपने कोई जीवाश्म लिया है, फास्फोरस और जीव के नहीं लेते, उस चट्टान के, और यहाँ से आप चट्टान का छोटा सा टुकड़ा लोगे। क्या लोगे? चट्टान का छोटा टुकड़ा। इसमें जो फास्फोरस को कितना चेंज हुआ, तो इसमें की जो रेट होगी वो इसकी रेट होगी। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि भौगोलिक इतिहास बुद्धि विकास इतिहास से संबंध रखता है। कैसे रखता है? ये आपकी भूगोल की स्टडी है और ये बुद्धि विकास की स्टडी है, तो बुद्धि विकास संबंध भौगोलिक संबंध आपस में रखते हैं, ठीक है। कोई चीज कितना संबंधित है वो यहाँ से रखेगा। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ESR इलेक्ट्रोस्पिन, फिर क्या है? रेजोनेंस, इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस। ये सबसे मॉडर्न टेक्निक है, आधुनिक है और सटीक बताती है, ठीक है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोएक्टिव पर आधारित नहीं है, रेडियोएक्टिव पर आधारित नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवाश्म है, जीवाश्म सबसे प्रबल और त्रुटि रहित परमाणु। क्यों? क्योंकि जीवाश्म उस जीव को दर्शा रहे, उस जीव की फुटप्रिंट या फिर जीव के कुछ अंग दर्शा रहे। आपने देखा होगा कि डायनासोर विलुप्त हो गए। क्या आपने डायनासोर देखे थे? क्या वैज्ञानिकों ने देखे थे? नहीं सर। जब नहीं देखे तो हमने तो उनके क्या मिले हमको? जीवाश्म। उनके जीवाश्मों के आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि वो कितने प्रकार के थे, कैसी उनकी स्किन थी, कैसी उनकी बोन रही होगी, कैसे वो सर्वाइव किए होंगे। लगभग सारी स्टडीज कर दी हमने किसके बिहाफ पर? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? ठोस और प्रबल परमाणु, त्रुटि रहित, एरर लेस। क्या एरर लेस होते हैं? एरर लेस होते हैं। क्या होते हैं? एरर लेस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो खत्म हो गया, समझ में आया? अच्छी बात है। इसके बाद अगले प्रमाण पढ़ेंगे, जैसे शरीर की तुलनात्मक अध्ययन, फिजियोलॉजी का कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें होमोलोगस, एनालॉगस और वेस्टिब्यूल ऑर्गेनाइज है। उसके आगे भी और कुछ है, वो भी पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम।